हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 28 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही होती हैं और एग्जाम्स में आए भी होते हैं वो क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। शारीरिक विकलांगता जो है उससे संबंधित कौन सी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? डेक्टियोलॉजी बोलते हैं। जो डेक्टियोलॉजी होती है वो स्टडी होती है, साइन लैंग्वेज होती है, वो स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज डेक्टोलॉजी उसको बोलते हैं। एक होती है डेक्टोग्राफी। डेक्टोग्राफी जो होती है वो स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स होती है। फिंगरप्रिंट्स की स्टडी करने को डेक्टोग्राफी बोलते हैं। और डेक्टोलॉजी जो होती है वो साइन लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ मैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट को आर्थोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ हियरिंग की आ जाती है तो ऑडियोलॉजी उसको बोलते हैं। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट होती है तो उसको बॉटनी बोलते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ को बायोलॉजी बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी वो मैंने आपको बताई हैं, वो एग्जाम में पहले भी बड़ी बार आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलत क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको बोलते हैं एंजाइम्स को प्रोटीन बोलते हैं। और ये बायोलॉजिकल कैटालाइस्टिक्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन थे? ये तस्लीमा नसरीन जी हैं, जो लज्जा पुस्तक की जो लज्जा नोवेल था उसकी जो लेखक राइटर रह चुकी हैं। ये बांग्लादेश की थी और ये एक बंगाली नोवेल था जो कि पब्लिश हुआ था 1993 के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर ही ये बैन था। इंडिया के अंदर बैन नहीं था, बांग्लादेश के अंदर ये बैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? यह 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। आधुनिक, जिसको हम मॉडर्न सिखिज्म बोलते हैं सिख रिलीजन के अंदर, वो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 30 मार्च 1699 को अंतिम रूप दिया था उन्होंने परंपराओं को, सिख धर्म की परंपराओं को। और जो सिख धर्म की शुरुआत की थी वो गुरु नानक देव जी ने की थी 1469 के आसपास। और जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है उसको हम गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु के अंदर है। जो उसका जो पीक पॉइंट हम बोल देते हैं, शिखर जो बोल देते हैं, वो डोडा बेटा है। और डोडा बेटा इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। 2637 मीटर की इसकी जो पीक पॉइंट है। और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में तक ये फैली हुई है। पश्चिमी घाट रेंज के ऊपर आता है ये। हिल स्टेशन जो पड़ता है वहाँ पे, जो फेमस हिल स्टेशन है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, वो ऊटी हिल स्टेशन है। बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये यूफ्रेटस और टिग्रिस जो नदियां हैं वो कहाँ पर बहती हैं? वो इराक में बहती हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया की नदी है। फारास की खाड़ी में गिरती हैं ये दोनों नदियां। जो कंट्री है ये इराक, सीरिया और टर्की, ये 3 कंट्रियों के अंदर बहती है। और टर्की से निकलती है ये इराक से ही। 2800 किलोमीटर की इसकी जो लेंथ है यूग्रेटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीपशिखा जो पद्म का रचनाकार कौन है? ये महादेवी वर्मा है इसकी रचनाकार। जो दीपशिखा है वो एक कविता कोश है। कविता कोश का मीनिंग होता है, ये एक भारतीय काव्य का विशालतम संकलन इसको बोलते हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं उसको हम, इंडियन ऑर्थोलॉजिस्ट की। इसके अंदर जो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, ये 50 मिनिमम भाषाएं हैं। जो वो अधिक से अधिक भाषाओं में इसका काव्य संग्रह किया हुआ है दीपशिखा के अंदर, वो महादेवी वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हैरी पॉटर एंड द ग्लोबेट ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो कौन हैं? जेके रोलिंग हैं इनके जो लेखक हैं, राइटर हैं, ऑथर, वो ब्रिटिश ऑथर रहे हैं और फैंटेसी बुक के राइटर के लिए इनको जो फेमस माना जाता है। हैरी पॉटर एंड द जो ये बुक थी, ये जेके रोलिंग ने लिखी थी, ब्रिटिश ऑथर, फैंटेसी बुक के राइटर रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 28वां राज्य कौन सा था? 28वां राज्य भारत का झारखंड था। और अगर इसके कुछ और राज्यों की बात करें कि 26वां राज्य कौन सा था, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ था, जो 1 नवंबर 2000 को बना था। उसके बाद उत्तराखंड बना था, 27वां राज्य बना था ये उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 28वां बना था 15 नवंबर 2000 को। और 29वां राज्य जो तेलंगाना बना था हमारा 2 जून 2014 को बना था। और अभी अभी राजधानी जो इसकी शिफ्ट हुई है तेलंगाना की, वो हैदराबाद है, और जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इस और पर एट प्रेजेंट जो इंडिया के अंदर 28 राज्य हैं, एक राज्य जो जम्मू एंड कश्मीर होता था, वो उसके जो 2 यूटीज बन चुकी हैं, वो आपको अभी पता है। 2018 की ही बात है ये, 2019 की, कि 2 यूटीज में बांट दिया गया था ये। एक यूटी थी लद्दाख, एक थी जम्मू। तो अभी 28 टोटल राज्य हो चुके हैं, पहले 29 होते थे, अब 28 हो गए हैं, और 9 यूटीज हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? ये कैलोरी खपत के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी पॉवर्टी लाइन की जो मेजरमेंट है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन मेजर करते हैं हम, वो कैलोरी के बेसिस पे हम मेजर करते हैं। जो कैलोरी होती है वो यूनिट होती है एनर्जी की, कि कितना एनर्जी, कितना खान पान है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गरीबी रेखा कितनी है हमारे इंडिया के अंदर, उस पर आधारित होती है। और एक साइंस का क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो मेल हैं उनके लिए जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो 2500 कैलोरी पर डे के हिसाब से लेनी चाहिए, एक जो नॉर्मल मेल होता है। और फीमेल के लिए 2000 कैलोरी जो है उसको भोजन खाना चाहिए, 2000 कैलोरी हो जिसके अंदर, एक नॉर्मल पर्सन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि और ह्रास करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको मांग का लचीलापन या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इसको बोलते हैं। और जो क्वेश्चन आता है, द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ क्वालिटी डिमांडेड टू चेंज इनटू इनकम इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? जो हमारी कैपिटल है उसका जो प्रयोग किया जाता है प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए किया जाता है, संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। जो हमारी कैपिटल है, जो हमारी पूंजी है, जो हमारे पास पैसा है, रकम है, उसको हम संपत्ति अर्जित करने के लिए करते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। आप सबको पता होगा कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश में चमकता है। जो तारे होते हैं हमारे, वो सूर्य के प्रकाश में ही चमकते हैं सारे। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो जाता है, इस वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, केशिकत्व क्रिया इसको बोलते हैं। कैपिलरी एक्शन क्या होती है? कैपिलरी एक्शन जो होता है वो एक एबिलिटी होती है लिक्विड की, जो फॉलो करती है कि उसमें से फॉलो कर सकता है, नैरो जो स्पेस होता है उसमें से फोर्स कर सकता है लिक्विड विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स के, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। जैसे हमारी ग्रेविटी हो गई है, ग्रेविटी के कारण चीज़ें नीचे आती है, लेकिन जो दिए के अंदर जो तेल का दिया होता है उसके अंदर जो बत्ती होती है, जब आग लगाते हैं तो वो कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर चढ़ता है तेल। ये उसी का उदाहरण है कैपिलरी एक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की गई थी? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारा प्रेसिडेंट रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा की गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो संविधान हमारा कब शुरू हुआ था? ये बनना स्टार्ट हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, पहली संविधान सभा थी ये। उसके बाद ये जब भंग कब कर दिया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को भंग कर दिया था। उस टाइम ये बनकर तैयार हो चुका था।
और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सदनीय है, एनोनिमस है। और अस्थाई अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद थे अस्थाई अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की बात की जाए, संवैधानिक सलाहकार की, तो BN राव थे। ये कई क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको कवर करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है? ये आर्टिकल 32 है। जो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए फेमस है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंदर आता है ये, कि कोई भी नागरिक के जब मौलिक अधिकार होते हैं उनका हनन हो रहा हो तो वो अपने कंप्लेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा सकता है। जो उसके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा रहा हो, कोई भी हो, वो SC हो, BC हो या फिर कोई भी जनरल कैटेगरी का पर्सन हो, वो जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसका अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ये संपत्ति का अधिकार है जो अब मौलिक अधिकार नहीं है। जो पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उसके अंदर हमारे संपत्ति का अधिकार शामिल था, लेकिन जब 44वीं जो संविधान अमेंडमेंट हुई थी, 44th अमेंडमेंट बोलते हैं जिसको, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में जो हुई थी, उसमें इसको फंडामेंटल राइट से अलग कर दिया गया था, यानी उससे निकाल दिया गया था। और जो पहले आर्टिकल 31 था वो इस अधिकार को बताता था, लेकिन उसको आर्टिकल 31A बताता था, उसको निकाल दिया गया था आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड कहाँ उपस्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इसको बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है झारखंड, भारत की तरफ से देखा जाए अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 12मासा की रचना किसने की थी? 12मासा जो एक लोक संगीत है और 12 महीनों के लिए जो प्राकृतिक विशेषताएं होती रहती हैं 12 महीनों के अंदर, उनका वर्णन इसमें किया गया है। और एक महाकाव्य था पद्मावत, उसका एक हिस्सा भी रह चुका है। मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस को परिभाषित किया गया था? ये गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था, 1985 से 1990 तक रही थी ये। और उस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार होती थी। और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बेसिकली था वो था आर्थिक उत्पादकता को, यानी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना था और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था, और जो फूड के लिए था, फूड प्रोडक्शन की में भी वृद्धि करना था, उसको इम्प्रूवमेंट देना था 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।